हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का 6.6। तो 6.6 हमारा क्या है? फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ऑफ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। तो पोजीशन वेक्टर आर मैंने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो हमारा है, ये हमारा क्या है? पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। तो कह रहा है कि आपको शो करना है कि यदि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ जेड एक्सिस की ओर होगा। एंगुलर मोमेंटम हमारा सिर्फ और सिर्फ किधर हो जाएगा? जेड एक्सिस की ओर। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाते हैं। तो एल हमारा क्या होता है बच्चों? आर क्रॉस पी। तो एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आप देखो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई जे के प्लस माइनस प्लस। अब आई जे के आ गया तो पहले आर का कंपोनेंट लिखो। आर का एक्स कंपोनेंट एक्स, वाई कंपोनेंट वाई, जेड कंपोनेंट जेड। पी का एक्स कंपोनेंट पी एक्स, वाई कंपोनेंट पी वाई, ये पी जेड। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चों तो एल इक्वल टू हमारा क्या होगा? आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सब ढको तो क्या होगा? वाई जेड पी एक्स पी जेड माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढको तो क्या आ जाएगा? एक्स जेड पी एक्स पी। ओहो, तो यहाँ पे पहले में क्या था? आई ढके थे, यहाँ पे पी वाई पी जेड होगा ना। पहले में पी वाई पी जेड, दूसरे में क्या हो जाएगा? वाई वाला को ढको इस तरीके से, इसको और इसको। तो क्या बचा हमारा? एक्स जेड पी एक्स पी जेड पी जेड। तो मैंने वहाँ पे लिख डाल दिया एक्स जेड एक्स वाई जेड, एक्स लिख दिया मैंने ये। और फिर प्लस के ढको, के ढको के वाले को, इसको और इसको ढको। तो क्या हमारा मिल रहा? एक्स वाई पी एक्स पी वाई। तो यहाँ पे हमने इसको ढक दिया। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। तो एल इक्वल टू हमारा क्या होगा? आई। ये क्या हो जाएगा? वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई माइनस जे क्या होगा? एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स माइनस जे हो गया, प्लस के क्या हो जाएगा? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ये आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम हमको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल इक्वस टू एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के हमारा क्या है? आई वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई माइनस जे एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हमारा क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम आ गया। अच्छा, इफ पी जेड इक्वस टू जीरो, यदि पी जेड हमारा बच्चों जीरो होगा, पी जेड जब जीरो हो गया हमारा, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? इसका मतलब पी जेड जीरो हो गया। यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि शो दैट द पार्टिकल मूव ओनली इन एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जेड एक्सिस में नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब उसका पी जेड क्या हो जाएगा? जीरो। तो पी जेड जब जीरो होगा तो एल इक्वस टू हमारा क्या होगा? देखो तो आई वाई इंटू पी जेड हमारा जीरो है माइनस जेड इंटू पी वाई हमारा पी वाई माइनस जे एक्स इंटू पी जेड तो जीरो माइनस जेड इंटू पी वाई प्लस के एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू
पी एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी हाँ एंगुलर मोमेंटम हो गए। अब चूंकि हमारा लीनियर मोमेंट, देखो कोई ऑब्जेक्ट यदि एक्स वाई प्लेन में है तो लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस जीरो, तो लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस जीरो। यदि पी एक्स वाई प्लेन में कोई चीज़ मूव कर रहा है, लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या हो गया हमारा, जीरो। और जब लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस जीरो हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी जेड हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जेड भी हमारा जीरो हो जाएगा। जब लीनियर मोमेंटम रहा ही नहीं जेड एक्सिस की ओर, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ही जीरो हो गया तो जेड भी जीरो हो गया। तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो एल इक्वस टू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस के इंटू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो सिर्फ और सिर्फ रह गए, ये रह गया। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ हमारा किधर रह गया बच्चों, अलॉन्ग जेड एक्सिस की ओर। अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यदि लीनियर मोमेंटम जेड एक्सिस पे रहेगा ही नहीं, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम जेड एक्सिस में रहा नहीं, तो इसका मतलब जेड भी जीरो और उसका जो पी जेड है लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस वो भी जीरो। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह गया हमारा, अलॉन्ग ये जेड एक्सिस की ओर। लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग जेड एक्सिस होंगे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। इसको आप दूसरे मेथड से भी सोच सकते हो बच्चों। यदि कोई पार्टिकल जो हमारा है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, गौर से देखो, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो ये लिया मैंने एक्स और ये लिया मैंने वाई। कोई पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, मास है एम, तो पी हमारा होगा इधर। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा एल इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो मैंने मान लिया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से गौर से देखो, ये पार्टिकल हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से, तो मैं लीनियर मोमेंटम इधर, और आर हमारा ये है, पोजीशन वेक्टर आर हमारा ये है। तो आर हमारा जब ये है तो आर क्रॉस पी हमारा क्या हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, टेल को टेल से मिलाते हैं। आर हमारा ये, पी हमारा ये, तो आर क्रॉस पी हमारा क्या होगा, आर क्रॉस पी, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो आर क्रॉस पी घुमाओ, आर को आप पी की ओर घुमाओ तो लेफ्ट हैंड का, सॉरी राइट हैंड का जो पाम है वो आर पे रखो, पाम का जो एज है, और फिंगर को कर्ल करो पी की ओर। तो थंब किधर दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ योर पेपर, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ योर कॉपी। ये जेड एक्सिस की ओर दिख रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम किधर हमारा हो जाएगा, हवा में ऊपर जेड एक्सिस की ओर। ये हमारा एल इक्वस टू आर क्रॉस पी हो जाएगा। आर को पी की ओर घुमाओ तो हवा में, मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा, थंब के डायरेक्शन में ऊपर। तो थंब के डायरेक्शन में जो ऊपर हमारा ये जेड आ रहा है, ये तो जेड एक्सिस की ओर है। तो आप सीधे बिना सॉल्व किए हुए जो लंबा चौड़ा मेथड है उसको बगैर किए हुए भी आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हो। हमारा 6.7 है क्या, दो पार्टिकल है, ईच मास एम है, वेलोसिटी वी है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे कहानी क्या है इसके पीछे, तो एक पार्टिकल मैंने मान लिया ये हमारा एम है, वी वेलोसिटी जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल जो हमारा है ये एम है और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इस दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है हमारे यहाँ पे, डी। शो दैट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम द सेम वेयर एज पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। तो वही कहानी है जो मैंने आपको बताया था ना इस सॉल्व एग्जाम्पल में, जो एक पॉइंट था कि एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है आर क्रॉस पी वाला, वो रेफरेंस लेवल पे हर जगह सेम ही होता है। सेम ही क्वेश्चन है ये, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये। अब मान लो कि आप यहाँ से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो गैप है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये पार्टिकल यहाँ चला आए, ये पार्टिकल यहाँ चला आए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच का जो ये गैप है हमारा, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। तो जब गैप मेंटेन रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी भी हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। आर क्रॉस पी भी हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, दोनों का, इसमें कोई अंतर नहीं होंगे। तो नेट एंगुलर मोमेंटम में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो, अब देखो ना इसका, जैसे एम का, इसका एंगुलर मोमेंटम मैंने मान लिया L1, इसका मैंने मान लिया L2। L1 हमारा क्या हो जाएगा,
R1 क्रॉस mv, और L2 हमारा क्या हो जाएगा R2 क्रॉस mv। वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से एल नेट हमारा क्या हो जाएगा, एल नेट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा L1 माइनस L2। तो मतलब क्या, मास सेम है ना, तो R1 क्रॉस mv माइनस R2 क्रॉस mv, तो mv कॉमन लो, R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, इन दो मास के बीच का गैप d, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप आँख कहीं भी ले जाओ, चाहे पार्टिकल यहाँ रहे या यहाँ और यहाँ रहे, तो r हमेशा क्या रहेगा हमारा, d का हमेशा क्या रहेगा सेम, चाहे R1 R2 चेंज कर जाए d सेम रहेगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट एग्जाम्पल में भी बताया था। अब देखो 6.8 क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W है, एक नॉन यूनिफॉर्म बार लिया, रॉड लिया, ये इसका वेट W है, वेट मतलब कि m×g, और ये अभी इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है। रेस्ट में जब होगा तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर, और लेफ्ट साइड लगने वाला फोर्स राइट साइड लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इधर टेंशन मैंने मान लिया T1, इधर टेंशन मैंने मान लिया T2, तो वर्टिकल के साथ ही 36.9, ये भी 36.9 होगा, ये कंपोनेंट ऊपर क्या हो जाएगा T1 cos 36.9, कैसा कैसा क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा T1 sin 36.9 डिग्री। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ गया ये T2 है, तो T2 का भी एक कंपोनेंट इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये 53.1, ये भी 53.1, ये कितना हो जाएगा T2 cos 53.1 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा T2 sin 53.1 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर में जो लग रहा है T1 cos 36.9 प्लस T2 cos 53.1 किसके इक्वल होना चाहिए, वेट W के बराबर, पहला इक्वेशन, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, ये फोर्स और ये फोर्स का सम W के बराबर। अब देखो लेफ्ट साइड वाला फोर्स T1 sin 36.9 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा T2 sin 53.1 डिग्री। ये क्वेश्चन देना ही इसका इरेलेवेंट है, क्वेश्चन एनसीईआरटी को ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए जहाँ पे बच्चों को 36.9 डिग्री 53.1 डिग्री वैल्यू पता ना हो। क्वेश्चन हमेशा नोन में होना चाहिए, और यदि आपने अननोन में दिया भी तो डाटा यहाँ पे इसको लिखना चाहिए, इन्होंने डाटा नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज़ करके लिखना पड़ेगा, या हमें सर्च करना पड़ेगा sin 36.9 डिग्री कितना होता है, sin 53.1 डिग्री कितना होता है, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, T1 T2 वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो यहाँ से T1 और T2 का आपका वैल्यू निकल जाएगा, T1 और T2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने ये पॉइंट मान लिया W, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने मान लिया W। अब नेट टॉर्क अबाउट W हमारा क्या होगा, टॉर्क नेट अबाउट W हमारा क्या होना चाहिए, जीरो, तो टॉर्क नेट अबाउट W हमारा जीरो होना चाहिए। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप क्या कर दोगे, सारी कहानी खत्म करो। तो पहला फोर्स क्या है हमारा T1 cos 36.9, तो देखो यहाँ पे टॉर्क कैसे देखना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने मान लिया यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे वेट लग रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। तो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स हमारा क्या है T1 cos 36.9 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा D, इसके वजह से टॉर्क किधर होगा, एक्सिस रोटेशन की ओर मोड़ो, तो ये हमारा होगा कैसा क्लॉकवाइज, और ये इक्विलिब्रियम है ये, तो नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या देख लो नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो क्या होगा, एक ये टॉर्क हो गया, दूसरा टॉर्क हमारा क्या है T2 cos 53 डिग्री, ये किधर मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्सिस रोटेशन की ओर मोड़ो, ये कितना हो जाएगा T2 cos 53.1 डिग्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना, देखो ये टोटल 2 मीटर है, तो ये कितना होगा 2 माइनस डी, क्या होगा 2 माइनस डी। अच्छा, T1 sin 36.9 इसके वजह से तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं, T2 sin 53.1 इसके वजह से भी टॉर्क नहीं होगा, और ना ही W के वजह से टॉर्क होगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों ये फोर्स जो हमारा है वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है ये, और ये भी फोर्स हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, तो जो फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करे उसके कारण कोई टॉर्क नहीं होता है। तो ये नेट टॉर्क, ये माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि T1 के वजह से T1 cos 36.9 के वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क,
और T2 cos 53.1 से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, नेट टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। नेट टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसका मतलब T1 cos 36.9 इंटू डी किसके इक्वल होना चाहिए? T2 cos 53.1 53.1 इंटू क्या हो यहाँ पे 2 माइनस डी। तो यहाँ पे ऊपर से जो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किए हो तो T1 और T2 का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट कर दोगे cos 36.9 cos 53.1 इसका वैल्यू निकालोगे, यहाँ से अपने आप डी निकल जाएगा। यहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा? हमारा डी निकल जाएगा। अब देखो 6.9 क्या है। आप देख रहे हो जेईई मेन से ज़्यादा टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब देखो यहाँ पे जेईई मेन तो हम तो आप लोगों को वीडियो बनाता ही हूँ, देखते ही हो कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए बच्चे जो एनसीईआरटी करने से भाग रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अ कार वेट्स 1800 kg। एक कार ले लो, बना लो पहले कार, जैसा मन हो वैसा गाड़ी बना दो। ये कार है हमारा, इसका वेट कितना है? 1800 kg। तो इसका वेट कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, यही मैंने मान लिया। इसका वेट कितना हो जाएगा? नीचे क्या लग जाएगा इसका? mg। तो 1800 g लगेगा वेट। रोड पे है ये, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इधर से N2 लग जाएगा इधर। अच्छा, गाड़ी कितना है यहाँ पे? गाड़ी का जो टोटल लेंथ है वो नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल, तो ये फ्रंट एक्सल मतलब क्या? फ्रंट टायर और बैक टायर के बीच का ये गैप जो दे रखा है हमारा 1.8 मीटर है। 1.8 मीटर, 1.8 मीटर है। साथ ही साथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो फ्रंट एक्सल से, ये जो फ्रंट एक्सल है इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना दूर है? 1.05 मीटर ये दे रखा है। अच्छा, तो आपको कह रहा है यहाँ पे डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। कोई बात नहीं। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा क्या होगा? ऊपर लगने वाला फोर्स फ्रंट व्हील पे लग रहा है N2 और बैक पे N1, N1 प्लस N2, क्योंकि 2 पॉइंट पे सपोर्ट है। एक पॉइंट पे सपोर्ट होता तो वहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम करके नेट टॉर्क जीरो कर देते। 2 पॉइंट पे सपोर्ट है और रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है, तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स के बराबर। N1 प्लस N2 हमारा किसके इक्वल? mg 1800 g पहला। फिर नेट टॉर्क अबाउट, ये एफ नेट हमारा क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? जीरो। तो एफ नेट का कंडीशन लिख दिया। अब नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या करते हैं हम लोग? जीरो करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास खुद पे ही यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा उसका? जीरो। या जो फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है तो उस एक्सिस के अबाउट, उसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट उसका टॉर्क कितना होता है? जीरो। तो यहाँ पे दो ही फोर्स टॉर्क पैदा करेगा, एक N1 जो एक्सिस और रोटेशन, ये ना हमारा एक्सिस और रोटेशन आ गया, एक्सिस और रोटेशन। तो N1 को मोड़ो इधर, N2 को मोड़ो एक्सिस और रोटेशन के इधर। N1 के कारण टॉर्क क्लॉकवाइज, N2 के कारण एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या? ये इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए। N1 इंटू ये डिस्टेंस, देखो 105 है ये और ये 1.8 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? बैक एक्सल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.8 माइनस 1.05, तो कितना हो जाएगा ये? 1.75। कितना आ जाएगा ये? 0.75। तो ये डिस्टेंस आ गया 0.75। तो N1 इंटू 0.75 इक्वस टू N2 इंटू 1.05, ये सेकेंड इक्वेशन। N1 प्लस N2 इक्वस टू 1800 g और N1 इंटू 0.75 इक्वस टू N2 इंटू 105, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो N1 N2 आपसे यहाँ से निकल जाएगा। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है बच्चों, गौर से देखो, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फेयर। अब इक्वल मैग्नीट्यूड का टॉर्क आपने कहाँ कहाँ लगाया? एक हॉलो सिलेंडर लगाया और दूसरा सॉलिड स्फेयर लगाया, बोथ हैविंग सेम मास एंड रेडियस।
द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्स ग्रेटर एंगुलर स्पीड। वाह, तो जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा उसका एंगुलर स्पीड भी ज़्यादा, तो टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क बाय आई। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे इक्वल टॉर्क है, मास भी इक्वल है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका अल्फा ज़्यादा, और जिसका अल्फा ज़्यादा उसका ओमेगा भी ज़्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, तो आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एच सी कितना होता है हमारा, वही जो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है 2/5 mr², मतलब क्या 0.4 mr²। तो ये मतलब बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का ज़्यादा है, तो अल्फा ऑफ हॉलो सिलेंडर कम होगा। अल्फा ऑफ हॉलो सिलेंडर जो हमारा है वो लेस देन होगा अल्फा ऑफ, क्योंकि मास दोनों का सेम है ना, रेडियस भी सेम है, टॉर्क भी सेम है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका अल्फा ज़्यादा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसका अल्फा कम। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो इसका अल्फा कम, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो उसका अल्फा ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग अल्फा ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो है वो ग्रेटर देन अल्फा ऑफ हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर ग्रेटर देन अल्फा ऑफ सॉलिड स्फीयर ग्रेटर देन अल्फा ऑफ, क्या हो गया हमारा ये हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर बड़ा है, सॉलिड स्फीयर बड़ा है हॉलो सिलेंडर से, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर भी बड़ा होगा हॉलो सिलेंडर से। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज से ही आपने बना दिया बहुत ही सिंपल वे में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा पेज को रब कर देते हैं ताकि जगह हमें बन जाए। अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों 6.11, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे हम लोग, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ये एंगुलर वेलोसिटी कितना है 100 रेडियन पर सेकेंड। फिर आगे रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना 0.25 मीटर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है I⍵²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या डिस्क, कितना mr²/2। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा mr²/2 इंटू ω²/2, mr²ω²/4। तो मास कितना है इसका 20 kg, तो 20। रेडियस कितना है इसका 0.25 मीटर, तो 0.25 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना है हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 का स्क्वायर बाय 4। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, कैलकुलेशन करो आंसर आएगा। फिर एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही mr²/2 इंटू ओमेगा। डाल दो वैल्यू, सारा कुछ आ जाएगा आपका इसका, पुट द वैल्यू के रिजल्ट का क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, गौर से देखना। अ चाइल्ड स्टैंड्स एट सेंटर ऑफ टर्न टेबल, एक टर्न टेबल है हमारा, ये घूमने वाला टेबल है, उसके सेंटर पे एक बच्चा है यहाँ पे घूम रहा है टर्न टेबल। इससे एंगुलर स्पीड कितना है 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा इनिशियल कितना है 40 रिवॉल्यूशन मतलब क्या 2π, अब पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दो, ये 0 ये 3, तो कितना हो जाएगा 4π/3 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इनिशियल आया। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ चाइल्ड, ओमेगा फाइनल पूछ रहा है। जब वो अपने हाथ को क्या किया फोल्ड बैक कर लिया, तो हाथ को फोल्ड बैक करने से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो आई इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मैंने मान लिया आई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल, यदि हाथ को आगे पीछे किया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पीछे कर लिया हाथ को तो घट गया कितने टाइम से 2/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टेबल के अंदर बच्चा बैठा हुआ है ना, हाथ फैला के इस तरीके से घूम रहा है, फिर हाथ मोड़ेगा तो उसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा क्योंकि मास सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो। तो कह रहा है कि एंगुलर ये फ्रिक्शन उक्शन नहीं है, तो बच्चा टेबल के अंदर कुछ भी करे तो इंटरनल फोर्स से करेगा,
तो इंटरनल फोर्स एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क चेंज करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो एल इनिशियल हमारा किसके इक्वल होगा, एल फाइनल। एल इनिशियल क्या होगा, आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल किसके इक्वल, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल क्या है हमारा, आई इंटू ओमेगा इनिशियल कितना है हमारा 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो आई फाइनल हमारा कितना है 2/5 आई इंटू ओमेगा फाइनल, ओमेगा एफ लिया। तो 2 से ये कट गया, आई से आई कट गया, तो ओमेगा फाइनल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल कितना आ गया 10/3 रेडियन पर सेकेंड। तो 5 पाई भी तो है 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10π इंटू 60/2π/3 जो था रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया। तो आप काटना शुरू कर दो, पाई से पाई गया 20, कितना आ जाएगा 20 10 जा, ये 10 से कट जाएगा 10 10 जा 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रेडियन पर सेकंड को रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60/2 से, और रेडियन पर मिनट रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता ही है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। इसी में बी पार्ट में कह रहा है कि शो दैट द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बात नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा क्या था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा क्या था, आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल कितना है आई इंटू ओमेगा इनिशियल कितना था हमारा, ओमेगा कितना था भाई ये 4π/3, तो 4π/3 का स्क्वायर बाई 2 तो कितना होगा 4 चौका 16, 16π² 3 9 2 18 18। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर बाई 2। तो आई फाइनल हमारा कितना है 2/5 आई जो इनिशियल था इंटू ओमेगा फाइनल कितना है 10π/3 का स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा 2i/5 इंटू 10π का स्क्वायर कितना होगा 100π² 3 9 2 जा 18। ये काटो 20 से, ये कट गया हमारा 20 दूना कितना हो जाएगा 40i/² तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 16π² 16π² i/18 और काइनेटिक एनर्जी फाइनल है 40πi² तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी फाइनल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये तो प्रूफ करना था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रोप है हमारा नेग्लिजिबल मास का, वो हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg। एक हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, मान लिया मैंने इसका मास 3 kg। इस पे क्या किया गया है, और रेडियस 40 सेंटीमीटर और ये कितना है 3 kg। इस पे ये रोप लपेटे हुआ इस तरीके से लपेटा हुआ है और कह रहा है कि इस रोप को नीचे ये 30 न्यूटन फोर्स लगा के घुमा दिए तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोप कितना होगा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोप कितना होगा। ये स्लिप नहीं कर रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, इसको आप ये घुमा रहे रोटेट करवा रहे हो तो 30 न्यूटन के कारण टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारा क्या होता है R×F। तो टॉर्क हमारा क्या होता है यहाँ पे R×F, और टॉर्क हमारा किसके इक्वल होना चाहिए I अल्फा के इक्वल। टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए I अल्फा। तो एक बात मुझे आपको पता है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा होगा यही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा ये होगा, फोर्स लगाए हो इधर नीचे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रेडियस है, तो टॉर्क हम ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो टॉर्क हमारा क्या होगा रेडियस क्रॉस एफ। तो रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 × 10⁻⁻² मीटर, और फोर्स कितना है 30। ये किसके कॉल होगा आई अल्फा। तो हॉलो सिलेंडर का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो डिस्क रिंग का होता है हमारा स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे देखो कितना होगा 4 × 1200 1200 × 10⁻⁻²। तो ये 2 0 से ये कट गया। देखो तो मास कितना है 3 और रेडियस कितना है
रेडियस है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा 12, ये 4 से कट गया, 4 इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 इंटू 10⁻⁻4 अल्फ़ा, इसीलिए अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा 4/1600 इंटू 10⁻⁻4, इसको ऊपर ले जाओ तो 4 इंटू 10⁻+4 बाई 1600, तो क्या हो गया 4 पे 1 2 3 4 जीरो बाई 1600, 2 जीरो कट गया, ये 100 से काटो, ये 4 से कट गया 25, तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारा, अल्फ़ा हमारा आ गया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फ़ा हमारा आ गया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फ़ा आ गया। तो आपको पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू हमारा क्या होता है आर अल्फ़ा, आर कितना है रेडियस 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻2 और अल्फ़ा कितना है 25, 25 होगा 100, 1000 इंटू 10⁻⁻2, ये 2 जीरो से काट दो, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं और मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कितना है हमारा, ये एंगुलर स्पीड है हमारा 200 रेडियन पर सेकेंड, एंड इंजन नीडेड टू ट्रांसमिट अ टॉर्क, टॉर्क हमारा कितना है 180 न्यूटन पर मीटर। तो व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करना है और इंजन का एफिशिएंसी 100% है। तो लीनियर मोशन में पावर हमारा क्या होता है F.V, और एंगुलर मोशन में पावर हमारा क्या होता है फोर्स के जगह पर टॉर्क इंटू ओमेगा। तो टॉर्क और ओमेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, टॉर्क जिधर लग रहा है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ओमेगा लग रहा है, किसी को घुमाओगे तो जो टॉर्क होगा वो ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी पैरेलल होगा, टॉर्क जो होगा वो ओमेगा के पैरेलल, जब भी किसी को घुमाओगे रोटेट करोगे तो जिधर टॉर्क पैदा होगा उधर ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उधर ही अल्फा होगा, उधर ही ओमेगा होगा, उधर ही डिस्प्लेसमेंट होंगे। ये कितना होगा टॉ ओमेगा cos 0 डिग्री, टॉ इंटू ओमेगा, तो टॉ हमारा कितना है 180 इंटू ओमेगा कितना है 200, 1836 1 2 3, और पावर का यूनिट क्या होता है वाट, क्या होता है पावर का वाट, या इसी को हम लोग कहेंगे 36 किलोवाट। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक यूनिफॉर्म डिस्क लो, यूनिफॉर्म डिस्क लिया मैंने, इसका रेडियस मैंने मान लिया आर, इस रेडियस से ये रेडियस आर, तो डायमीटर हो गया 2r, तो r/2 रेडियस का डिस्क कट आउट कर लिया, तो r/2 रेडियस का डिस्क मतलब क्या, r डायमीटर का डिस्क हटा दिए काट के, तो रिमेनिंग डिस्क हमारा यही बच गया ना। तो कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कितना होगा नया। तो एक्चुअली ये था क्या, पहले ये बड़ा डिस्क था जिसका सेंटर ऑफ मास इसका ओरिजिन पे था, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, इसके ओरिजिन पे था, और इसमें से आपने क्या किया हटा दिया एक r/2 रेडियस के डिस्क को, r/2 रेडियस के डिस्क को हटा दिए, जिसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, तो हटाने वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 8/2 डिस्टेंस आ गया, और ये कितना हो गया हमारा 0। अच्छा, तो कट वाले पार्ट का अपना इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितना हो गया r/2, 0, जिसको काटे हो आप, तो कटने वाले पार्ट का खुद के सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास, तो जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस से दूर आ गए r/2 और 0। टोटल मास डिस्क का कितना है m, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा m/πr², ये हमारा मास पर यूनिट एरिया, यूनिट मास का एरिया हो गया। तो जो काटे हो तो मास ऑफ पंच्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा यूनिट मास का एरिया इंटू जो काटे हो उसका एरिया πr/2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, m/r² इंटू r/2 का स्क्वायर कितना होगा r²/4, तो m/4, तो जो रिमूव किए हो उसका मास कितना होगा m/4। तो अब जो नया एक्सियम हम आएगा, एक्सियम हमारा क्या हो जाएगा बोलो, मास इनिशियल इंटू एक्स इनिशियल माइनस मास ऑफ पंच्ड पार्ट इंटू एक्स ऑफ पंच्ड पार्ट बाय मास इनिशियल माइनस मास ऑफ पंच्ड पार्ट। तो मास इनिशियल कितना m, और एक्स इनिशियल कहाँ पे था उसके सेंटर पे था, यदि आप रेफरेंस पॉइंट लोगे इनिशियल वाला ये, तो उसका मास कहाँ पे था सेंटर पे था, माइनस जो मास ऑफ पंच्ड पार्ट है कितना m/4,
उसका सेंटर ऑफ मास कितना है r/2 पे बाय m-m/4, तो कितना आ गया ये, तो m × 0 0 माइनस mr/4 2 × 8 बाय 4m - m 3m/4, कितना होगा माइनस mr/8 बाय 3m/4, तो m से m कट गया, 4 2 × 8 तो माइनस r/6। तो नया सेंटर ऑफ मास जो है वो r/6 डिस्टेंस पीछे यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा, माइनस r/6, और y से m 0 माना मैंने। तो नया सेंटर ऑफ मास हमारा हो गया न्यू सेंटर ऑफ मास न्यू कितना हो जाएगा माइनस r/6, 0। तो ये हमारा कहानी था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड और नाइफ एज एट इज सेंटर व्हेन 2 कॉइन ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ अदर एट द 12 सेंटीमीटर मार्क। ये देखो डेट 13 का असाइनमेंट में जेई मेन 2022 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस 5 ग्राम के जगह पे 10 ग्राम रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना बेहतर नहीं होगा, टाइम की बर्बाद होगी, आप वहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख लेना।